ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत्तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आत्मसात करें। युग निर्माण योजना पत्रिका जुलाई माह की हम सब पढ़ रहे हैं। आज का पहला अध्याय है वृक्षारोपण से पुण्यार्जन करें। सभी परिजन अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें साथियों, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम पूज्य गुरुदेव के इन दिव्य विचारों को पहुंचा सकें। वृक्ष वनस्पतियों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। वे मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वे मानव जीवन का आधार हैं, परंतु आज मानव उनके इस महत्व व उपयोग को न समझते हुए उनकी उपेक्षा कर रहा है। अन्य गौण लाभों को महत्व देते हुए इनका लगातार हनन करता चला जा रहा है। जितनी वृक्ष वनस्पतियां कटें उतनी ही लगनी भी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है और इनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। परिणामतः अनेक विकट समस्याएं मनुष्य के समक्ष उपस्थित हो रही हैं। यह एक तथ्य है कि प्राणी जगत अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर आश्रित है। मनुष्य हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वास द्वारा ग्रहण करके जीवित रहता है। पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह मनुष्य के जीवन का आधार पेड़ पौधे ही उसे प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणियों का आहार वनस्पति है। वनस्पति ही प्राणियों को पोषण प्रदान करती है। पिछले दिनों कल कारखानों की वृद्धि को विकास का आधार माना जाता रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए कृषि तथा सिंचाई पर भी जोर दिया जाता रहा है, परंतु वन संपदा की महत्ता समझने की ओर जितना ध्यान देना आवश्यक था उतना दिया ही नहीं गया। वनों को जमीन घेरने वाला माना जाता रहा और उन्हें काट कर कृषि करने की बात सोची जाती रही। जलाऊ लकड़ी तथा इमारती आवश्यकता के लिए भी वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाता रहा और उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने की उपेक्षा बरती जाती रही। इसीलिए आज हम वन संपदा की दृष्टि से निर्धन होते चले जा रहे हैं और उसके कितने ही परोक्ष दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष हानि के रूप में सामने देख रहे हैं। वृक्ष वनस्पतियों से धरती हरी भरी बनी रहे तो उससे मनुष्य को अनेकों प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ होते हैं। ईंधन व इमारती लकड़ी से लेकर फल फूल औषधियां प्रदान करने, वायु शोधन, वर्षा का संतुलन, पत्तों से मिलने वाली खाद, धरती के कटाव का बचाव, बाढ़ रोकने, कीड़े खाकर फसल की रक्षा करने वाले पक्षियों को आश्रय आदि अनेक अनगिनत लाभ हैं। वनस्पति विज्ञानी बताते हैं कि वन नष्ट होंगे तो पानी का अकाल पड़ेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति घटेगी और फसलों की पैदावार कम होती जाएगी। पशु नष्ट होंगे, पक्षी घटेंगे। वन विनाश का अभिशाप जिन 5 प्रेतों की भयंकर विभीषिका बनाकर खड़ा कर देगा वे हैं बाढ़, सूखा, गर्मी, अकाल और बीमारी। हम जाने अनजाने में वन संपदा नष्ट करते हैं।
और उससे जो पाते हैं उसकी तुलना में कहीं अधिक गंवाते हैं। वायु प्रदूषण आज समूचे संसार के लिए एक बहुत ही विकट समस्या है। शुद्ध वायु का तो जैसे अभाव सा हो गया है। दूषित वायु में सांस लेने वाले मनुष्य और अन्यान्य प्राणी भी स्वस्थ व निरोग किस प्रकार रह सकेंगे। शुद्ध वायु ही प्राणों का आधार है। वायुमंडल में संव्याप्त प्राण वायु ही जीव जंतुओं को जीवन देती है। इसके अभाव में अन्यान्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ता जाता है और प्राणी जगत के लिए विपत्ति का कारण बनता है। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्राणवायु कम होती जा रही है और दूसरे तत्व बढ़ते जा रहे हैं। यदि वृक्ष संपदा को नष्ट करने की यही गति रही तो वातावरण में दूषित गैसें ही इतनी अधिक हो जाएंगी कि पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाएगा। इस विषम स्थिति का एकमात्र समाधान हरितिमा संवर्धन है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हरितिमा संवर्धन नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं विकराल रूप ले लेंगी। बिहार की राजधानी पटना में लंबे समय से जंगलों को बचाने के लिए काम कर रही संस्था तरुमित्र के प्रमुख फादर रॉबर्ट ने बताया कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसके आसपास 16 बड़े पेड़ों की जरूरत होती है। लेकिन भारत में स्थिति इसके उल्टी ही है। भारत में लगभग 36 लोग एक पेड़ पर आश्रित हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के 1/3 हिस्से पर वन होने चाहिए, जबकि धरती के कुल 31% हिस्से पर वन है। भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 21.70% हिस्से पर ही वन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर वन धराशायी हो रहे हैं। यह स्थिति काफी गंभीर है। कई सौ वर्षों में जंगलों को काट देने से एक पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। देश में विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। उन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश में 18 पेड़ काटे जाते हैं तो एक पेड़ लगाया जाता है। बिहार के वन विभाग ने बताया कि पटना में 5,000 पेड़ काटे गए तो 1,200 पेड़ लगाए गए। धरती के फेफड़े कहे जाने वाले ब्राजील के वर्षा वन वहां चलाई जा रही विकास गतिविधियों की भेंट चढ़ रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़े वर्षा वन में लगातार कमी आई है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने आश्रम के पास वन लगाते थे। वे वृक्ष वनस्पतियों को प्राणी जगत का जीवन मानते थे और उन्हें बढ़ाने को सर्वोपरि प्रमुखता देते थे। वृक्षों की कमी देखकर एक कवि हृदय धरती से पूछता है, पत्तों के समान ही जिनमें पुष्प होते थे और पुष्पों के समान ही जिनमें प्रचुर फल लगते थे और प्रचुर फलों से लदे होने पर भी जो सरलता से चढ़ने योग्य होते थे, हे माता पृथ्वी, बता वे वृक्ष अब कहाँ गए। धर्मशास्त्रों में तुलसी, वट, पीपल, गूलर, आंवला आदि वृक्षों को देव संज्ञा में गिना गया है। उनके प्रति किसी समय कितनी गहरी श्रद्धा रही है, इसका परिचय इस बात से मिलता है कि अभी भी सम्मान देने और पूजने की प्रथा जहां तहां पाई जाती है। वृक्ष मनुष्य वृक्ष मनुष्य परिवार के ही अंग हैं। वे हमें प्राणवायु प्रदान करने करके जीवित रखते हैं। वे हमारे लिए इतने अधिक उपयोगी हैं कि जिसका मूल्यांकन करना कठिन है। यह तथ्य स्मरण रखने योग्य है कि यदि वृक्ष न रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी इस पृथ्वी पर शेष नहीं रहेगा। अतएव हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वजों की मुक्ति, पुण्य गति तथा आने वाली पीढ़ी के लिए नीम, करंज, बरगद, कूलर, पीपल में बहुवर्षीय वृक्ष तथा फलदार वृक्षों में पपीता, अमरूद, बेर, बेल, नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, चीकू आदि की पैदावार बढ़ाने के सार्थक प्रयासों की आज जरूरत है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ, पर
हृदय को दहला देने वाला है ये अध्याय। अपने आप में बड़ा ही मार्मिक था। हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। इसे हर हाल में इसका अनुसरण करना चाहिए। और श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाने का प्रयास हम सभी के द्वारा हो। हम लोग शहरों में निवास करने वाले हैं, सो गमलों में ही वृक्ष लगा सकते हैं। इसलिए अवश्य प्रयास करें वृक्षारोपण का। जीवन के व्यवहारिक पक्ष, ये अगला अध्याय है। जीवन की सफलता असफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी खराब आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास, सफलता के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं के दूसरे कारण गढ़कर अपने आप को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को संसार में रास्ता देता है। मनुष्य के व्यवहार, बातचीत, जीवन तौर तरीकों एवं व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर ही समाज उसके प्रति अपनी राय निर्धारित करता है, जिसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में उच्च स्थान और उसका सहयोग पाकर मनुष्य बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। समाज से तिरस्कृत और दूर हटकर मनुष्य जीवन की सभी बाह्य संभावनाओं से वंचित भी हो जाता है। अतः सामान्य भूलों, स्वभाव की विकृति, रहन सहन, बोलचाल का फूहड़पन एवं अन्य भद्दे तौर तरीकों में सुधार करना आवश्यक है। कई लोग उत्तेजित स्वभाव के होते हैं, किंतु बात बात पर हर समय व्यवहार में उत्तेजित होने वाले मनुष्य सहज ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। किसी बात पर ऐसे लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते। इसी तरह कई व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि मन ही मन किसी सोच विचार, मानसिक उलझन से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर क्लांति, द्वंद, बेचैनी के भाव झलकते रहते हैं। कईयों को आत्मविश्वास का अभाव, हीनता की भावना, घबराहट आदि ही असंतुलित बना देते हैं। इस तरह की सभी बातें मनुष्य की मानसिक अस्वस्थता की परिचायक हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रकट होती रहती है। इससे प्रभावित होने वाले दूसरे लोगों की अच्छी राय नहीं बनती। कोई भी समझदार आदमी उत्तेजित, हीन भावना युक्त, अंतर्द्वंद में परेशान, क्लांत व्यक्ति को अपने काम में लगाना या साथ रखना पसंद नहीं करेगा। ये सभी बातें सामान्य सी लगती हैं, किंतु किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ी बाधक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव अपने आप का एक चलता फिरता बोलता विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फूहड़पन, बेवकूफी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कई लोग दूसरों के सामने नजर से नजर मिलाकर बातचीत करने में झिझकते हैं। कई तो बातचीत करते हुए कपड़ों के छोर ऐंठने लगते हैं, कई तिनका उठाकर जमीन कुरेदने लगते हैं, कई मुंह में उंगली देकर नाखून चबाते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इससे व्यक्तित्व का खोखलापन, क्षुद्रता जाहिर होती है। समाज में ऐसे लोगों को महत्व तो नहीं मिलता और न अच्छी श्रेणी के लोगों में समझा जाता है। इस तरह झिझकने वाले, कमजोर मनोभूमि के लोगों से किसी बड़े काम के संपादन की आशा भी नहीं की जा सकती। बातचीत का स्तर भी मनुष्य के प्रभाव व्यक्तित्व को प्रकट करता है। बहुत ज्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले, दोनों ही तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपी तुली बातचीत करना मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाती है। बिना सोचे समझे उटपटांग भाषा की अशुद्धता, अशिष्टता, जोर जोर से बातें करना, बीच में ही किसी को टोक देना, बेमौके बात करना, अपनी ही अपनी कहते जाना बातचीत के दोष हैं। बातचीत में अपने ही विषय, अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी की बहन बेटी के सौंदर्य की चर्चा, पर निंदा आदि से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता है। बातचीत के इन दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी राय कायम नहीं कर सकता। समाज में
भी ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। इनसे दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़कर बुरा ही पड़ता है। इससे मनुष्य की उन्नति सफलता दूर की बात बनकर रह जाती है। कई लोग ठीक और सही बात भी बड़ी कर्कशता और रूखेपन के साथ कहते हैं, मानो किसी से कहते हैं। बातचीत में मधुरता, गंभीरता, स्पष्टता, व्यवस्था रखने से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधारण योग्यता वाले भी अपनी बातचीत की मधुरता से बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं। कई लोग धर्म, अध्यात्म, समाज, मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों में, विचारों में आकाश कुसुमों को तोड़ने में नहीं चूकते, किंतु धरती पर काम में आने वाली छोटी छोटी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। फलतः वे न जमीन के रहते हैं और न आसमान के। उनका कोई महत्व कायम नहीं होता। जिनके वस्त्र अस्त व्यस्त हों, बाल बिखरे हों, खाने पीने बैठने रहने का कोई ढंग नहीं, जिनकी जीवन पद्धति में कोई व्यवस्था क्रम न हो, उल्टा फूहड़पन, भद्दापन टपकता हो, ऐसे व्यक्ति न कोई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन ही कर सकते हैं और न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। किसी भी तरह के चारित्रिक व्यवहारिक दोष मनुष्य को असफलता और पतन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। समाज में उसका मूल्य प्रभाव नष्ट कर सकते हैं। चरित्र और व्यवहार की साधारण सी भूलें मनुष्य की उन्नति, विकास का रास्ता रोक लेती हैं। कई लोग बिना किसी बात के अथवा सामान्य सी घटनाओं में ही मुंह फुलाकर उदास मनहूस से देखे जाते हैं, जो वातावरण में भी मूर्धनी नैराश्य की विवशता, पराजय, भयंकरता को पैदा करते हैं। किंतु एक और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आशा भरी हंसी से एक सजीव, सुंदर, उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण करते हैं। केवल मनुष्य के दृष्टिकोण और जीवन जीने की इच्छा शक्ति का अंतर है। हर वक्त अपने दुखों, परेशानियों, अभावों का रोना रोने वाले से लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि इनकी तो दूसरों के पास भी कमी नहीं होती। सामाजिक सहयोग, लोगों की सहायता तथा अपने क्षेत्र में सफलता से वंचित होने का एक बड़ा कारण है। प्रत्येक बात में दूसरों की आलोचना करना दरअसल कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति ही होती है, जिसमें चाहे कैसी भी बात हो, कैसा भी वातावरण हो, आलोचना किए बिना उन्हें तृप्ति ही नहीं मिलेगी। हर समय हर बात को आलोचना की कसौटी पर कसना अच्छी बात नहीं। इससे लोग दूर हटने की कोशिश करते हैं और मनुष्य दूसरों के कई अनुभव, महत्वपूर्ण जानकारी, विचार, ज्ञान से वंचित रहता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ी बाधक बन जाती है। इनके सुधार के लिए सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण जीवन जीने की कला समझाता हुआ एक बड़ा अनोखा अध्याय था, जिसमें छोटे छोटे सूत्र जीवन जीने के हम सब के लिए बड़े कल्याणकारी हैं। हनुमान जी के दो भक्त थे। दोनों एक दूसरे का बुरा चाहते थे, एक दूसरे को देखकर जलते थे, एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते थे। वे एक बार हनुमान जी के मंदिर में गए और दोनों ने ही मांगा कि उसका बुरा हो जाए। दोनों ने ही हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए। हनुमान जी ने दोनों को भगा दिया और कहा, मेरी तरह भगवान जी का काम किया करो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तथा एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं अच्छा सोचोगे, तभी मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। जो हनुमान जी की तरह अपने प्रभु के काम को करते हैं, हनुमान जी भी उनकी ही प्रार्थना सुनते हैं और पूरी करते हैं। गलत काम के लिए की गई प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा किसी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाना हिंसा है। केवल और केवल कर्म के द्वारा किसी का अहित कर देना हिंसा नहीं है, बल्कि साथियों, वाणी से किसी को कटु शब्द कह देना यह भी एक प्रकार की हिंसा है। और केवल वाणी से कटु शब्द कह देना केवल यही हिंसा नहीं है, मन से किसी का अहित सोच भर लेना भी हिंसा के अंतर्गत ही गिना जाता है। अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य याद रखें, उसका पालन करें। ये एक और सदवाक्य था। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है अखरोट। घरेलू चिकित्सा के अंतर्गत
सूखे मेवों के अंतर्गत आने वाले खाद्यों को वस्तुतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग नट है, जिसके अंतर्गत अखरोट, नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, चिरौंजी, मूंगफली आदि मेवे आते हैं। जबकि दूसरा वर्ग ड्राई फ्रूट है, जिसमें खजूर, मुनक्का, छुहारे, किशमिश एवं अंजीर आते हैं। अखरोट के सेवन के लिए नित्य शाम को 3 से 4 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर रख दें तथा प्रातः अखरोट की गिरी को चबा चबा कर खाना चाहिए। अखरोट की गिरी देखने में मानवीय मस्तिष्क के आकार की दिखाई देती है। इसे मस्तिष्क की कमजोरी के निवारण के लिए उपयोगी माना गया है। आयुर्वेदिक मतानुसार यह रक्त शोधक, वात एवं पित्तनाशक है। आमवात और अन्य वात रोगों में उत्तम पथ्य है। यह कामोद्दीपक एवं रुचिप्रद है। अखरोट ब्रेस्ट कैंसर तथा बड़ी आंत के कैंसर तथा प्रोस्टेट के कैंसर से बचाता है। अखरोट एवं एंटीऑक्सीडेंट फूड है। एक अखरोट में विद्यमान विटामिन ई बुढ़ापे के रोगों से बचाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी तथा तत्व मेलाटोनिन तथा कैरोटीनाइड इसमें पाए जाते हैं। यह बादाम की तरह एक ब्रेन टॉनिक है। हृदय के लिए भी लाभप्रद है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों विटामिन का भंडार है। अखरोट का तेल त्वचा की शुष्कता को दूर करता है। अखरोट में मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम आदि तत्व होते हैं। अखरोट के तेल के गुण अरंडी के तेल के समान कृमिनाशक गुण है। आंतों में मजबूत टेप वर्म की नष्ट करने तथा हल्का विरेचन और बिगड़े हुए पित्त के निस्सार निस्सार क्षमा करिएगा। अरंडी के तेल के समान कृमिनाशक गुण है। आंतों में मौजूद टेप वर्म को नष्ट करने तथा हल्का विरेचन और बिगड़े हुए पित्त के निस्सारणार्थ अखरोट के तेल का सेवन कराया जाता है। बलगम व अफरा को दूर करता है। बालों को पोषण देता है। तेल की मात्रा 20 ग्राम या 2 तोला है। घरेलू उपयोग में नासूर पर अखरोट की गिरी को महीन पीसकर अरंडी के तेल में मिलाकर लेप करने से लाभ मिलता है। दाद में अखरोट की गिरी को प्रातः उठते ही मुख में चबा चबा कर उसका लार युक्त लेप दाद पर लगाने से लाभ मिलता है। मरोड़ होने पर अखरोट को पानी के साथ घिसकर लेप बनाकर नाभि के आसपास लेप करने से लाभ होता है। ल्यूकोडर्मा त्वचा के सफेद दाग में, इसे श्वेत कुष्ठ भी कहते हैं। प्रतिदिन 4 से 5 अखरोट 12 घंटे पानी में भिगोए हुए नित्य प्रातः सेवन करने से लाभ होता है। यह प्रयोग लंबे समय तक करें। पथ्य के रूप में देशी काले चने अंकुरित कर सेवन करना चाहिए। बाकूची तेल को सफेद दाग पर नित्य लगाना चाहिए। बाकूची के बीजों को पीसकर गोमूत्र में रात भर भिगोकर इसे प्रातः सफेद दागों पर गोघृत लगाकर लेप करना चाहिए। बाकूची बीज के चूर्ण को 2 ग्राम लेकर नित्य पानी के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। उपरोक्त सभी प्रयोग लंबे समय तक करने से लाभ होता है। गरम मसालों तथा तले खाद्यों का परहेज रखना चाहिए। फुंसियां होने पर, त्वचा पर फुंसियां बार बार निकलती हों तो 1 वर्ष तक 4 से 5 अखरोट प्रातः सेवन करना चाहिए। गरम मसालों, तले खाद्यों से परहेज रखें। चाय, कॉफी, पूड़ी, पराठे, फास्ट फूड तथा पैकेट बंद खाद्य पदार्थों से बचें। कब्ज ना हो इस दृष्टि से भोजन में सलाद एवं हरी सब्जियों का प्रयोग नित्य करें। क्षय रोग में 4 नग अखरोट और 4 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच गाय के घी में भूनकर नित्य प्रातः सेवन कराने से क्षय रोग में लाभ होता है। चेहरे का लकवा में अखरोट के तले से चेहरे की मालिश नित्य करने तथा निर्गुंडी एवं अरंड के पत्तों की भाप चेहरे पर लेने से लाभ होता है। संधिवात की पीड़ा में अखरोट की गिरी को घिसकर लेप करें तथा गर्म सेक करें। आमवात और गठिया में सभी प्रकार के वात रोगों में 4 अखरोट की गिरी तथा 2 बादाम, 20 ग्राम नारियल गिरी एवं 10 मुनक्का, 2 अंजीर 8 से 10 घंटे पानी में अलग भिगो कर रखें। प्रातः उस पानी को छान कर पी लें तथा 3 भिगोए हुए उपरोक्त मेवों को चबा चबा कर खा लें। मुनक्का के अंदर बीज न खाएं। यह प्रयोग रक्त शुद्ध कर जीवनी शक्ति बढ़ाकर रोग निवृत्ति में लाभ पहुंचाता है। वात रोगों में तेल मालिश नित्य करना चाहिए। प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है, अतः दालें खाना बंद कर दें। अंकुरित कर मूंग, चना आदि का 25 ग्राम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जी, मोटे आटे की चोकर युक्त आटे की रोटी, उबली हरी सब्जी तथा दलिया का सेवन करें। नित्य सुबह शाम 1 घंटा सामर्थ्य अनुसार टहलना चाहिए। यथाशक्ति योगासन प्राणायाम भी करें। वृद्धावस्था की निर्बलता में 6 अखरोट, 2 बादाम तथा 10 मुनक्का को पानी में रात भर भिगोकर प्रातः सेवन करें तथा गाय का दूध 1 गिलास पीना चाहिए। बिस्तर पर पेशाब करना यह एक बाल रोग है। ऐसे बच्चे जो नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उन्हें 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर 25 किशमिश खिलाकर 10 ग्राम तिल, 3 ग्राम गुड़ के साथ 15 दिनों तक खिलाने से लाभ होता है।
पथरी में छिलका सहित अखरोट को कूट पीस कर कपड़छन कर लें। 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से पथरी में लाभ होता है। बच्चों को आंत्र कृमि होने पर 2 अखरोट खिलाकर दूध पिलाने से बच्चों के पेट में कृमि मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। खांसी में अखरोट की गिरी को भूनकर चबाकर खाने से लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट को भस्म बनाकर 1 ग्राम भस्म शहद के साथ चाटने से लाभ मिलता है। हैजा में ऐंठन होने पर अखरोट के तेल से हाथ पैरों की मालिश करने से लाभ होता है। कुत्ते के विष में कुत्ता के काटने पर अखरोट का तेल 1 तोला 5 तोले गर्म पानी में मिलाकर 6-6 घंटे में पिलाने से लाभ होता है। 7 दिन तक प्रयोग करने से कुत्ते के विष के दुष्प्रभाव में लाभ होता है। ये साथियों अखरोट का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर बताया गया। इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन महात्मा गांधी के सभापतित्व में हुआ। नगर सेठ हुकुमचंद ने महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आगंतुकों के लिए शानदार आसन, चांदी के बर्तन, बहुत ही सुंदर साज सज्जा की गई। महात्मा गांधी के लिए सोने के बर्तन थे। बापू मुस्कुराए। वे अपने बर्तन उन दिनों एल्यूमिनियम के रखते थे। कस्तूरबा से बर्तनों का थैला मांगकर उन्हीं को रख लिया और सोने के बर्तन वापस कर दिए। सेठ जी ने सोने के बर्तनों में खाने की जिद की तो गांधी जी ने यही कहा, जो वस्तु गरीबों को मिल सकती है उसी का मैं उपयोग करता हूं। सेठ हुकुमचंद्र ने सोने के बर्तन देश के काम प्रयुक्त कर दिए। गांधी जी ने दे दिया। तभी उनने उनमें भोजन करना स्वीकार किया। लोक सेवियों का स्वार्थ भी परमार्थ के लिए होता है। वे जहां धन संचय देखते हैं वहां प्रेरणा फूंकते हैं ताकि वह धन सत्प्रवृत्ति संवर्धन में काम आ सके। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शेयर जरूर करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।